Namaskar dear student, welcome to my channel Think Physics. Today we have a third lecture of 12th Science Physics and chapter number 1, in which today we will discuss about the Coulomb's law of electric force. Now the statement of the Coulomb's law is that the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. एक्चुअल में इसमें क्या है कि अगर कॉन्स्ट्रक्ट्स में देखा जाए तो ग्रेविटेशनल जो लॉ है उसके हूबहू ये मिलता है. उसमें क्या आता है, इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ ही है, बट इसमें अगर मैथमेटिकल फॉर्म में अगर देखा जाए तो एक फिगर में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा. दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. ये जो फोर्स है वो कहाँ पे एक्ट होता है, तो लाइन फोर्स है और सेंट्रल फोर्स भी बोला जाता है, हम बाद में बात करेंगे. पहले इसमें बता देते हैं कि होता क्या है. सो एफ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस मैग्नीट्यूड है उसका, एंड एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r², वेयर द r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज. हमने यहाँ पे Q1 एंड Q2 दो चार्ज लिए हैं, राइट, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है. अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, सो वी नो दैट एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय r², राइट. नाउ सी, if we put the proportionality constant f is equal to k q1 q2 by r², where k is nothing but what is that, the electrostatic force constant. इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, राइट. सो यहाँ पे अगर आगे बढ़े तो वैल्यू ऑफ k किसके ऊपर डिपेंड्स रहता है, तो वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, राइट. एंड उसका वैल्यू भी है k एक्चुअल में क्या होता है 1 डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, एंड k है उसका वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अब ग्रेविटेशनल लॉ में आपने देखा होगा, उसमें क्या था, एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाय r². अब एफ जी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. यहाँ पे आपको एक और नया सिंबल दिखाई दिया होगा, दैट इज योर एप्सिलॉन नॉट. सी, एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट. एंड इस परमिटिविटी का वैल्यू रहेगा 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. इसका एक और भी यूनिट है, दैट इज योर फेराडे पर मीटर, राइट. ये हम बाद में बात करेंगे. फेराडे पर मीटर है वो कौन सा वैल्यू है, वो सेकंड चैप्टर में आता है, कौन सा यूनिट है वो, राइट. अगर यहाँ पे हम बात करें कि एफ का ओरिजिनल फॉर्म क्या होना चाहिए कूलम्स लॉ के लिए, सो एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r². ये बात आप यहाँ पे याद रखना, हमने जो दो चार्ज लिए हैं वो वैक्यूम में रखे हैं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. सपोज कि यहाँ पे Q1 Q2 1 कूलम चार्ज है, r इज इक्वल टू 1 मीटर डिस्टेंस पे वैक्यूम में अगर रखा है, तो उसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो k जितना, k का मतलब f इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट. अब Q1 Q2 तो 1 हो गया, r भी 1 है मीटर में, तो उसका स्क्वायर भी 1 ही होगा. सो वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन, राइट. तो ये आपको पता चल गया. कूलम्स लॉ कहाँ पे वैलिड होता है, सो ये है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज पे ही वैलिड होता है, एक्सटेंडेड चार्ज पे आप वैलिड नहीं है. आपको बात याद रखनी है. नाउ सी, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम में अगर यूनिट ऑफ चार्ज की बात किया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज बोला जाता है इन सीजीएस, राइट. एंड ईएसयू भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, यूएसयू ऑफ चार्ज, एंड इसको स्टेट कूलम भी बोला जाता है. और 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻9 स्टेट कूलम और ईएसयू ऑफ चार्ज होता है. ईएसयू का मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, राइट. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम में अगर इसके यूनिट की बात किया जाए तो सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, तो इसको एब कूलम भी बोला जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज बोला जाता है, मतलब इन शॉर्ट ईएमयू ऑफ चार्ज. और 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 पार्ट ऑफ एबी कूलम होता है, मतलब एब कूलम होता है, इज इक्वल टू 1/10 पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक unit of charge, right. Now we discuss about the vector law, right. So Coulomb's law in vector form, तो vector law यहाँ पे हम लागू करेंगे Coulomb's law में. तो vector form कैसा है उसका, तो उसके बारे में बात कर लेते थोड़ा. So consider two positive charges Q1 and Q2. यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज लिए गए हैं जिसका डिस्टेंस है r, राइट. अगर देखा जाए तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है एंड Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है. ऑलरेडी वी डिस्कस दिस पार्ट इन सेकेंड लेक्चर, राइट. नाउ सी, आपको यहाँ पे एक बात पता चल गई होगी, सपोज Q1 Q2 पे फोर्स लगाते हैं इन विच डायरेक्शन, सो ये इसके ऊपर फोर्स लगाए, सो इन दिस डायरेक्शन F21. सो F21 को क्या बोला जाता है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब ये सेकंड चार्ज पे 1 की वजह से फोर्स लगता है. सेम यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए बिकॉज ऑफ 1, सो यहाँ पे देखा जाए तो F12, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, राइट. तो सेकंड चार्ज की वजह से फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है, राइट. यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखाया गया है कि सपोज कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जो इस डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन होगा,
तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे दिया गया है r12, राइट। एंड सेम थिंग कि F2 यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, मतलब F12 के लिए r21 आपका यूनिट वेक्टर रहेगा। आगे देखें तो ये रिपल्सिव कोलम्बियन फोर्स है, दोनों पॉजिटिव लिया है, सो वी नो दैट प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। नाउ सी इन वेक्टर फॉर्म अगर हम बात करें कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो F12 इज नथिंग बट व्हाट इज दैट वेक्टर F12 or sorry F21 is nothing but what is that the force on charge Q2 due to Q1. So F21 is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r square, right, in what is that the direction of unit vector r12. r12 एक्चुअल में क्या है, आपने वेक्टर a is equal to what is that the vector, अगर यूनिट वेक्टर ऑफ a अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करते हो, so it is the vector a divided by the magnitude of that vector. Same thing here, the unit vector r12 is nothing but what is that, the vector r12 divided by the magnitude of that vector. एक यूनिट वेक्टर है कौन सी डायरेक्शन में, फ्रॉम q1 to 2, मतलब 1 to 2, यहाँ से आपको सफिक्स में ध्यान देना है कि 1 to 2 का डायरेक्शन उसका रहेगा। सिमिलरली you can say that the F12 is nothing but the force on Q1 due to Q1, right? So force on Q1 due to Q2, right? So F12 is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r square in the direction of what is that, the 2 to 1, right? But एक्चुअल में देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज r12 is equal to r21 होता है, राइट। सो यहाँ पे यूनिट वेक्टर दिखा है। फॉर अनलाइक चार्ज के लिए मैं अगर बात करूं तो अनलाइक चार्जेस क्या है, सपोज कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपको पता है तो चल गया होगा कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन के लिए आप क्या बताओगे, सो ये है इसके ऊपर फोर्स लगा गया, मतलब ये यहाँ पे खींचा चलाएगा, यहाँ पे खींचा चला, इसलिए F12 इन दिस डायरेक्शन, F21 इन दिस डायरेक्शन, राइट। अगर हम इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, सो इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म इज नथिंग बट व्हाट इज दैट, पहले भी आपको बताया मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों सेम होते हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो r21 इज इक्वल टू माइनस r12 है, एंड देयरफॉर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि F21 है जो जितना फोर्स लगता है उतना ही फोर्स इन रिवर्स डायरेक्शन में F12 जितना होता है। तो उससे हमें क्या पता चलता है, तो एक्चुअल में ए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है, राइट। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि यार व्हाट इज दैट, द चार्ज एक्सर्ट इक्वल and opposite forces on each other and so on the Coulombian force obey the Newton's third law of motion, ये भी आपको याद रखना है। इसका रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो रेंज ऑफ कोलम्बियन फोर्स फ्रॉम न्यूक्लियर डायमेंशन, मतलब कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है, तो 10 पावर माइनस 15 मीटर टू मैक्रोस्कोपिक डायमेंशन लार्ज कितना जाता है, 10 पावर 18 मीटर, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि कोलम्बियन फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, सो दे आर सेंट्रल फोर्स। तो कोलम्बियन फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है क्योंकि वो एक्ट कहाँ पे होता है, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, राइट। और यहाँ पे अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो कुछ लिमिटेशंस है इसके कूलम्ब्स लॉ के। तो पहला लिमिटेशन है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट पोजीशन, क्योंकि ये जब चार्ज मोशन में होता है तब ये ओबे नहीं होता है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है इसका, द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए, एक्सटेंडेड चार्ज नहीं होना चाहिए। उसका रीजन ये भी है, द एक्सटेंशन ऑफ चार्जेस मस्ट बी मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। उसका मतलब ये है कि जो चार्ज है वो इतना स्मॉल होना चाहिए कि दूसरे दो चार्ज के डिस्टेंस के कंपेयर में इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस के कंपेयर में ये जो इसका एक्सटेंशन है वो बहुत कम होना चाहिए, राइट। एंड द थर्ड लिमिटेशन इज दैट the separation between the two charges must be greater than the nuclear size, मतलब ये भी है कि इतना भी कम नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि न्यूक्लियर साइज से कम हो जाए। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तो वो ये ओवरकम कर देता है, दैट इज द रीजन ओनली, बिकॉज फॉर लेस देन 10 पावर माइनस 15 मीटर, अगर आपके दो चार्ज का डिस्टेंस लेस देन 10 पावर माइनस 15 मीटर है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो डोमिनेट्स कर देता है ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज द रीजन, राइट। आगे आपको पता है एक परमिटिविटी करके एक टर्म आया था तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। सो नाउ सी परमिटिविटी एक्चुअल में क्या होता है, तो परमिटिविटी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। पहले हमने जो बात की है फ्री स्पेस में, बट सपोज कि चार्ज है वो मीडियम में रखा गया तो उन दोनों के बीच में फोर्स है वो थोड़ा चेंज होता है। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जब पानी में से हम किसी चीज़ को खींचते हैं, सपोज कि एक स्टोन है, राइट, वो पानी में हमने सस्पेंड किया, अगर उसमें हम फोर्स लगाएं तो हमें वो थोड़ा इजीली बाहर निकल आता है, बट पानी के बाहर जैसे ही सरफेस से आ जाता है बाद में अगर हम फोर्स लगाएं तो हमें थोड़ी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत रहती है उसको खींचने में। सो अगर देखा जाए तो एयर में जितना फोर्स लगता है तो 80 टाइम्स इन वाटर, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो जो उसका परमिटिविटी वाटर का है वो 80 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ
एयर होता है, इसलिए आपको जो एयर में फोर्स लगाना है वो 80 टाइम्स ग्रेटर लगाना पड़ता है कंपेयर टू वाटर। और दूसरा यहाँ पे एफ वाटर मतलब फोर्स इन वाटर मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स इन एयर डिवाइड बाय 80, बिकॉज उसका रीजन ये है कि परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 80 टाइम्स ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, राइट। अगर हम एक एग्जांपल से बात करें तो नाउ फ्रॉम कूलम्स लॉ आपको पता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज सपोज Q1 Q2 है, अगर वो वैक्यूम में रखा गया एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r है, तो वी नो दैट F वैक्यूम मतलब फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू व्हाट इज दैट 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ k, राइट। ये k है, k का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, राइट। तो k है स्मॉल k, सो F वैक्यूम क्या होगा, तो इसको मैं k में कन्वर्ट कर दूं तो k Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, राइट। नाउ सेम फोर्स इन मीडियम, सेम डिस्टेंस में हमने चार्ज रखे हैं कोई मीडियम में, राइट। सो F मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं है, अगर एप्सिलॉन नॉट होता तो फ्री स्पेस के लिए, बट मीडियम के लिए हम यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम लेंगे एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अगर इसको हम k डैश कह दें तो F मीडियम इज इक्वल टू k डैश Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, वेयर द एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, राइट। Now, if you take the division between these two terms, equation 1 and 2, right? So we know that the F vacuum divided by F medium is equal to F 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square and divided by 1 divided by 4 pi epsilon Q1 Q2 by r square। सारे टर्म कट हो जाएंगे, ओनली बचेंगे कौन से, एप्सिलॉन है ऊपर चला जाएगा और ये एप्सिलॉन है वो नीचे चला जाएगा, बिकॉज वी नो दैट द डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर एंड एप्सिलॉन नॉट है वो नीचे आ जाएगा। सो टर्म कुछ ऐसा बनेगा एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो जो आपको रेशियो मिला द एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, उसको कैपिटल के, एक्चुअल में कैपिटल के नहीं है, उसको केपा बोला जाता है इन फिजिक्स, और इसको एप्सिलॉन आर भी बोला जाता है, राइट, कभी कभी। सो आपको ये टर्म मिल गया एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है, तो उसका डेफिनेशन क्या बनेगा, सो द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपा, राइट, ऑफ द गिवन मीडियम। सो एफ मीडियम की अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे बात करूँ तो एफ मीडियम को अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊँ तो के नीचे चला जाएगा कपा वाला, राइट। और स्मॉल के एंड कैपिटल के में डिफरेंस है, स्मॉल के आपका नहीं है, थोड़ा याद रखना आप, राइट। सो एफ मीडियम मतलब क्या मिलेगा, सो एफ वैक्यूम डिवाइड बाय कप्पा के टाइम्स, तो उसका मतलब ये होता है कि मीडियम में जो फोर्स लगता है वो के टाइम्स हो जाता है, सॉरी केथ पार्ट हो जाता है, राइट। सो एफ मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई, अगर यहाँ पे हम एफ वैक्यूम की वैल्यू रखें तो वी नो दैट 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q2 बाय r स्क्वायर एंड K एज इट इज K। सो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, सो दिस इक्वेशन इज नथिंग बट द व्हाट इज इट द कूलम्स लॉ फॉर एनी मटेरियल मीडियम के लिए इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपको कुछ और भी सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज की बात की गई है कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इन तीन दोनों में कौन सी सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटी की बात करें कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ हैं, राइट, और दूसरा बात ये भी है कि दोनों सेंट्रल फोर्स भी हैं। अगर डिसिमिलैरिटीज की मैं बात करूँ तो एक छोटा सा ये प्रॉब्लम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं रहता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। दूसरी यहाँ पे डिसिमिलैरिटी ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव ही होता है, राइट। और बहुत सारी सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी हैं, आप बुक में दिया गया है, थोड़ा उसके बारे में पढ़ो, राइट। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, आपको पता ही होगा, आपने कभी महसूस किया हुआ होगा कहीं ना कहीं, कि सपोज 50 kg का एक स्टोन है और वो वेल में सस्पेंड किया गया है स्ट्रिंग की हेल्प से। सो जब ये when you pulled out this stone from the bottom of well to the surface of water, मतलब बॉटम से आप सरफेस ऑफ वाटर तक लेते आते हो तो यू रिक्वायर लेस फोर्स, राइट। आपको ये फील भी होता है कि हमें कम फोर्स की जरूरत है, बट जैसे ही वो वाटर सरफेस से बाहर आ जाता है बाद में आपको लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ती है। क्यों, सो थिंक अबाउट इट, उसका रीजन भी है, राइट। सो उस रीजन के बारे में हम सोचो। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्चुअल में क्यों हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि जो कोलंबियन लॉ है तो वो है, वो लिमिटेशन है उसका, क्यों, क्योंकि उसको दो चार्ज के बीच के ही लिए बनाया गया है। बट सपोज यू हैव अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस, देन what we can do, so for that we use the superposition principle for that, right। तो उसका स्टेटमेंट क्या है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि when a number of charges are interacting, right, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exert on it due to all the other charges। उसका मतलब क्या होता है
कि सपोज कि आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस है, आपके पास लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस का एक सिस्टम है और सब इंटरेक्ट होते हैं, तो टोटल फोर्स कितना होगा, तो उसका जो टोटल फोर्स है वो वेक्टर सम जितना होगा ड्यू टू ऑल दी अदर इंडिविजुअल चार्जेस, राइट। सो उसके लिए हम पहले एक फिगर भी एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ा बहुत उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो हियर द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। जब दो फोर्स के बारे में हम बात करते हैं तब वो तीसरे चार्ज का प्रेजेंस का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहता है। उसके बारे में हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कंसिडर द एन नंबर ऑफ चार्जेस, राइट, पॉइंट चार्जेस एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे मैंने बहुत सारे चार्ज लिए हैं डिफरेंट। सपोज कि ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, वैसे अप टू बहुत सारे चार्ज Qn तक है। अब उसके पोजीशन वेक्टर हम दिखा देते हैं ओरिजिन से। मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है सिंप्लिसिटी के लिए। सपोज कि Q1 का R1 पोजीशन वेक्टर है, Q2 का R2 है, Q3 का R3 है, वैसे अप टू Qn का Rn आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। इसके Q1 पे फोर्स कितना लगता है वो मुझे फाइंड करना है ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो पहले हम दो चार्ज की बात करते हैं, Q1 एंड Q2। तो Q2 की वजह से Q1 पे कितना फोर्स लगता है, प्लस Q3 की वजह से कितना मिलता है, प्लस Q4 की वजह से कितना, वैसे अप टू प्लस Qn की वजह से कितना Q1 पे फोर्स लगता है वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो एक वेक्टर सम मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको एक लाइन आपको दिख रहा है कि अगर ये Q2 है वो Q1 के ऊपर फोर्स लगता है तो इस डायरेक्शन में जाएगा F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सेम थिंग अगर Q3 है इसके ऊपर फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में जाएगा F13 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अगर इन दोनों का मैं कोई वेक्टर एडिशन का एक टर्म बनाऊं पैरेललोग्राम, सो वी नो दैट कि इसका मैं सिमिलर वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ और इसका सिमिलर वेक्टर यहाँ पे, तो मुझे रिजल्टेंट फोर्स F1 है वो यहाँ पे मिलेगा। तो दो चार्ज के लिए मैं जैसे ही करता हूँ वैसे ही आपको मेनी चार्जेस के लिए आपको एडिशन होता ही जाएगा। वैसे आपको लास्ट तक Qn तक फोर्स F1Q तक आपको मिल जाएगा, राइट। सो फिगर से हम अगर यहाँ पे टोटल फोर्स को डिटरमाइन करें तो कैसे मिलेगा। सो F1 इज इक्वल टू द नेट फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू व्हाट इज दैट F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 अप टू कहाँ तक जाएगा, प्लस F1n। मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 4 प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 5 अप टू फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू n, राइट। तो आपको ये पता चल गया कि कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, राइट, चार्ज 1 के ऊपर। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ अगर देखा जाए तो F12 का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, तो यू नो वेरी वेल कि F12 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 का स्क्वायर एंड इन विच डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखा है तो यहाँ पे मुझे डायरेक्शन दिखाना जरूरी बनता है। सो इन द डायरेक्शन ऑफ 1 2 R12 इज द यूनिट वेक्टर इन विच फ्रॉम 1 to 2, राइट। ये डायरेक्शन दिखाता है। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर नोटेशन के हिसाब से अगर चलूँ तो R12 क्या होता है, सो यू नो वेरी वेल कि R12 इज नथिंग बट द R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, राइट। R12 का स्क्वायर है तो उसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा एंड R12 ये क्या मिलेगा मुझे, सो R12 इज नथिंग बट द वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, राइट। यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है कि R12 कैसे मिलेगा, तो R1 माइनस R2 अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन। आपको वेक्टर एडिशन लो पता ही होगा, राइट, 11th में आप पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एंड R12 है क्या मिलेगा, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, समथिंग लाइक दैट। What is that? The unit vector A is equal to vector A divided by magnitude of that vector, right? Now see, अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, इन दोनों को डिनोमिनेटर पार्ट को, तो आपको इसका क्यूब मिल जाएगा, राइट। ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है एंड ये वेक्टर है, राइट। ये याद रखना, इसको आप कैंसिल मत करना ऐसे, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के क्यूब बन जाएगा और ये टर्म अलग हो जाएगा। सिमिलरली आप F12 के जैसे लिखते हो वैसे F13 के लिए लिख सकते हो। क्या सिर्फ चेंज होगा, तो यहाँ पे Q2 जो आता था वो Q3 बन जाएगा, R1 माइनस R3 बन जाएगा एंड R1 माइनस R3 का क्यूब बन जाएगा, राइट। सो हैंस एंड सो ऑन, आप आगे ये सीरीज बढ़ा सकते हो। एंड हैंस द टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इज गिवन बाय F1 इज इक्वल टू वेक्टर F1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, कॉमन है सब में इसलिए वो मैंने बाहर निकाल लिया है। सो Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैरेट प्लस Q1 Q3 डिवाइड बाय R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैरेट प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, Q1 Qn डिवाइड बाय R1 n का स्क्वायर इंटू R1 n का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए, राइट। अगर देखा जाए तो ये सब क्या है, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे F12 F13 F14 अप टू F1n सबकी वैल्यू हमने रखा है, वो 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल लिया है। अब वी नो दैट 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने आपको स्मॉल k के लिए भी बोला, केपा के बारे में नहीं मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्मॉल k के बारे में कर रहा हूँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है,
राइट। तो अगर मैं इसको समेशन में कन्वर्ट करूँ तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू कहाँ से शुरू होता है 2, क्योंकि Q1 सब में कॉमन है सी, तो Q1 के बारे में हम उसको बाहर ही निकाल देंगे तो Q1 इज कॉमन, सो समेशन आई इज इक्वल टू 2 टू n, बट आई इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 नहीं हो सकता, चार्ज है वो खुद पे कभी फोर्स नहीं लगा सकता, राइट। सो R1 आई का स्क्वायर इंटू R1 आई का यूनिट वेक्टर। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं i इज इक्वल टू 2 लो तो पहला स्टेप बन जाता है, i इज इक्वल टू 3 लो तो दूसरा स्टेप बन जाता है, वैसे i इज इक्वल टू अगर n ले ले तो लास्ट स्टेप बन जाता है, राइट। अगर इसको कॉमनली Q1 को अगर हम बाहर निकाल ले तो F1 इज इक्वल टू व्हाट इज दैट द K Q1 समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 2 टू n एंड i इज नॉट इक्वल टू 1, सो Qi डिवाइड बाय R1i का होल स्क्वायर एंड इंटू R1 i का यूनिट वेक्टर, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर अगर आपको दिखाना है, पोजीशन वेक्टर मतलब इसको हम स्प्लिट कर देंगे, तो पोजीशन वेक्टर में मुझे कैसा रहेगा, तो कुछ इस टाइप का कि सब R12 का वैल्यू रखा है यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में, वैसे R13 का वैल्यू रखा है, वैसे R1n का वैल्यू रखा है, राइट। तो ऐसा पोजीशन वेक्टर अगर मैं रख दूं यहाँ पे तो सेम मतलब पोजीशन वेक्टर रखना कहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इन दोनों का वैल्यू रखना है, राइट। अगर यहाँ पे देखो तो इन दोनों का आपको वैल्यू रखता ही जाना है, तो इन सब का वैल्यू रख दो पोजीशन वेक्टर में, तो कुछ इस तरह का स्टेप बन जाएगा, राइट। तो ये स्टेप आपको ऐसे मिलेगा, यहाँ पे R1 माइनस R2, R1 माइनस R3, डिनोमिनेटर में R1 माइनस R2 का होल क्यूब, R1 माइनस R3 का होल क्यूब, ये सब उसकी वैल्यूज हैं, वो रख दे तो कुछ ऐसा बनता है। सेम थिंग यहाँ पे Q1 को बाहर निकाल लो एंड डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वो एज इट इज, एंड समेशन में अगर उसको कन्वर्ट कर दें तो समेशन i इज इक्वल टू 2 टू n and i is not equal to 1 and Qi in Ri minus R1 minus Ri divided by R1 minus Ri का क्यूब, राइट। अगर हम इसको k कह दे तो k Q1, यहाँ पे Q1 तो एज इट इज रहेगा, बट 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज योर स्मॉल k, राइट। सो समेशन i is equal to 2 and i is not equal to 1 to n and Qi and in bracket R1 minus Ri divided by R1 minus Ri का होल क्यूब, राइट। ये जो आपको जो लास्ट में इक्वेशन मिलता है इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से आपको नेट फोर्स Q1 पे कितना लगता है ड्यू टू ऑल दी अदर इंडिविजुअल चार्जेस, ये आपको मिलता है, राइट। एक साइड में एक नोट यहाँ पे मैंने लिखा है कि F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ये जब दो चार्ज के बारे में बात किया जाता है तब का ये फॉर्म है। एक्चुअल में कहाँ से आता है, तो एफ वेक्टर डॉट एफ वेक्टर अगर आप लो तो इज इक्वल टू एफ स्क्वायर होता है, जैसे वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए दैट इज योर एस स्क्वायर। इस इक्वेशन के बारे में हम बाद में बात करने वाले, बट ये न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत यूजफुल इक्वेशन है कि f इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, राइट। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ वेक्टर नोटेशन यहाँ पे यूज करके फॉर्मूला बनाया जाता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं, आगे चैप्टर में है ही, जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तब की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द concept of electric field and all these things, right? So thank you.